सोचिए, अगर वह महाद्वीप जिसे दुनिया स्थिरता और भरोसे का प्रतीक मानता है अचानक इतनी गहरी दरारों में बंट जाए कि सदस्य देश एक दूसरे को खुलेआम धमकाने लगे, तो इसका असर कितना व्यापक होगा, जिसे अब तक एकता का किला माना जाता था। वहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हंगरी ने अगस्त 2025 में पूरी दुनिया को हिला दिया, जब प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने साफ कहा कि अगर यूक्रेन रूस पर हमले जारी रखता है तो वह उसकी बिजली काट देगा। यानी एक देश अपने ही संघ के भीतर दूसरे देश को अंधेरे में धकेलने की धमकी दे रहा है। यह सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ की उस नींव पर चोट है जिस पर वह खड़ा है। यही नहीं, और ने यह तक कह दिया कि अगर चाहे तो यूक्रेन को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। यह बयान केवल यूक्रेन पर निशाना नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा, नाटो की रणनीति और पश्चिमी देशों की साख पर हमला है। सवाल उठता है कि क्या यह महज बयानबाजी है या बड़े भूचाल की आहट। यूरोप पहले से ही रूस की जमी हुई संपत्तियों के मसले से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप और G7 देशों ने मिलकर करीब 260 अरब यूरो रूस की संपत्ति को रोक दिया। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 190 अरब यूरो बेल्जियम की एक वित्तीय संस्था में फंसे हैं। यूरोप ने इन्हीं पैसों को आधार बनाकर यूक्रेन को 50 अरब यूरो का कर्ज दिलवा दिया। यानी रूस का पैसा रूस के खिलाफ चला। पर अब हंगरी ने ऐतराज जताया है। उसका कहना है कि यह खेल खत्म होना चाहिए, नहीं तो वे वीटो का सहारा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को यूक्रेन का कर्ज अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिन्हें पहले से ही टैक्स, महंगाई और मंदी का बोझ झेलना पड़ रहा है। एस्टोनिया जैसे छोटे देश कह रहे हैं कि रूस की संपत्तियां कभी वापस मत करो, उन्हें हमेशा के लिए जब्त रखो। उनका तर्क है कि अगर रूस को उसका पैसा लौटा दिया तो यह किसी सज्जा से कम नहीं होगा, बल्कि इनाम होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर यूरोप ऐसा करता है तो बाकी दुनिया उसके बैंकिंग तंत्र पर कैसे भरोसा करेगी। आज रूस है, कल चीन, सऊदी अरब या भारत भी हो सकता है। अगर यह संदेश फैल गया कि यूरोप राजनीति के दबाव में संपत्ति जब्त करता है, तो अरबों डॉलर की पूंजी तुरंत बाहर निकल जाएगी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। एक तरफ हंगरी है जो रूस के साथ खड़ा दिखता है और यूरोपीय संघ की नीतियों पर सवाल उठाता है। दूसरी तरफ एस्टोनिया जैसे देश हैं जो रूस को सबक सिखाने के लिए कठोर रुख की मांग कर रहे हैं। बीच में फंसा है पूरा यूरोपीय संघ, जो पहले से ही आर्थिक दबाव, राजनीतिक मतभेद और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। अगर रूस का पैसा लौटा दिया गया तो यूक्रेन का कर्ज सीधे टैक्स देने वाली जनता से वसूला जाएगा। अगर पैसे दिस्त रखे गए तो बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा संकट आएगा, और अगर हंगरी वीटो करता है तो रूस को सीधा फायदा मिलेगा और यूरोप अंदर से बिखर जाएगा। तीनों ही रास्ते यूरोप के लिए खतरनाक हैं। मामला यहां और गहराता है क्योंकि जिस वित्तीय संस्था में सबसे ज्यादा रूसी संपत्तियां फंसी हैं, उसने इन पैसों को रोककर पिछले 2 सालों में 5 अरब यूरो का मुनाफा कमा लिया। यानी पैसा ना रूस को मिला, ना यूक्रेन के काम आया, लेकिन बीच की कंपनी ने अरबों का फायदा उठा लिया। साफ है कि असली खेल मुनाफाखोरी का है। आम जनता चाहे महंगाई से जूझे, टैक्स बढ़े या नौकरियां खत्म हो, बड़ी कंपनियां फायदा निकाल लेती हैं। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि यह युद्ध असल में किसके खिलाफ है, रूस के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ, जिसका खून पसीना हर बार कीमत चुकाता है। सत्ता और ताकतवर कंपनियां हमेशा लाभ में रहती हैं, जबकि साधारण नागरिक, चाहे वह रूस का हो या यूरोप का, उसकी जेब खाली होती है। यही कारण है कि लोग मानने लगे हैं कि युद्ध केवल हथियारों और गोलियों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह बैंकों, कंपनियों और मुनाफाखोरों की भी जंग है। यूरोप अब खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अगर वह रूस को पैसे लौटाता है तो यह उसकी साख के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि यह साबित करेगा कि 2 साल की सारी पाबंदियां और बयान महज दिखावा थे और अंत में रूस ही जीता। अगर पैसे स्थिर किए जाते हैं तो यह संदेश जाएगा कि यूरोप पर भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि कल किसी और पर गुस्सा आया तो उसकी संपत्ति भी स्थिर कर सकते हैं। और अगर हंगरी लगातार बगावत करता रहा तो यूरोपीय संघ अंदर से टूटने लगेगा।
क्योंकि किसी भी संघ की ताकत केवल उसकी एकता होती है। हंगरी का वीटो तकनीकी मसला नहीं, बल्कि उस कमजोरी की निशानी है जिसे यूरोप अब तक अपनी ताकत मानता रहा है। असली कीमत चुकानी जनता को पड़ेगी, क्योंकि महंगाई, मंदी और बेरोजगारी पहले से ही बढ़ रही है। ऊर्जा संकट की मार भी आम लोगों पर है, जिन्हें सर्दियों में गैस और बिजली के बिल चुकाना मुश्किल हो रहा है। अगर रूस का पैसा लौटा दिया गया तो टैक्स देने वालों पर और बोझ बढ़ेगा। अगर पैसे जित रहे तो विदेशी निवेशक डरकर यूरोप से निकल जाएंगे और रोजगार का संकट और गहरा होगा। और अगर यूरोप बंटा तो सुरक्षा की गारंटी भी टूट जाएगी, क्योंकि नाटो और यूरोपीय संघ की ताकत ही उसकी एकजुटता है। यानी हर विकल्प आम नागरिकों के लिए विनाशकारी है। सवाल यह है कि जनता कब तक यह सब सहन करेगी। यह मसला केवल रूस और यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन से जुड़ा है। अगर यूरोप ने गलत कदम उठाया तो असर सिर्फ ब्रसेल्स या मॉस्को तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में झटके आएंगे। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा हिलेगा, निवेशक डरेंगे और वित्तीय ढांचे की नींव पर सवाल खड़े होंगे। इसका सीधा असर रोजगार, महंगाई और व्यापार पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत, चीन और ब्रिक्स जैसे देश इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यह देश चुपचाप अपने विकल्प तैयार कर रहे हैं, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बना रहे हैं और नई व्यापारिक नीतियों पर काम कर रहे हैं, ताकि पश्चिमी व्यवस्था पर भरोसा खत्म होने पर उनके पास दूसरा रास्ता हो। रूस की संपत्तियों का यह विवाद अब एक परीक्षा बन चुका है कि क्या यूरोप अब भी भरोसेमंद वित्तीय केंद्र है या उसकी साख खत्म हो रही है। अगर यूरोप नाकाम रहा तो यह केवल रूस की जीत नहीं होगी, बल्कि एशिया और वैश्विक दक्षिण की भी जीत होगी, क्योंकि दुनिया पहली बार समझेगी कि पश्चिमी ढांचे पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है और अब नए विकल्प तलाशने होंगे। आने वाले महीनों में असली सवाल यही रहेगा कि क्या हंगरी अपने वीटों से रूस को बिना लड़े जीत दिला देगा। क्या एस्टोनिया जैसे देश यूरोप को और कठोर कदम उठाने पर मजबूर करेंगे। क्या यूरोप अपनी जनता की जेब काटकर यूक्रेन का कर्ज चुकाएगा, या फिर पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह यूरोप की नींव हिल रही है और भरोसा टूट रहा है। यह घटनाक्रम केवल युद्ध या कूटनीति नहीं, बल्कि सीधे जनता की जिंदगी, उनके टैक्स, उनके रोजगार और उनके भविष्य से जुड़ा है। असली जंग केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि भरोसे और अर्थव्यवस्था पर है, और इसका नतीजा केवल यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। आज के फैसले ही तय करेंगे कि आने वाले दशकों में नेतृत्व किसके हाथ में होगा, पश्चिमी ताकतों के या एशिया और वैश्विक दक्षिण के। यूरोप जिस राह पर खड़ा है वहां से लौटना आसान नहीं है, क्योंकि हर कदम उसके लिए दोहरी चोट लेकर आता है। अगर वह यूक्रेन का समर्थन करता है तो जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, और अगर रूस के पक्ष में जाता है तो उसकी साख खत्म होती है और भीतर ही भीतर दरारें गहरी हो जाती हैं। यही वजह है कि यूरोप के भीतर अब गुस्सा केवल सरकारों या नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिक भी यह सवाल करने लगे हैं कि आखिर वे क्यों किसी और की लड़ाई का मूल्य चुका रहे हैं। लोग महसूस करने लगे हैं कि यह जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनकी जेबें खाली हो रही हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है और उनकी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल उन फैसलों के लिए हो रहा है जिनसे उन्हें कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। पहले ऊर्जा संकट ने उन्हें झकझोरा अब करूं और महंगाई ने और दबाव डाल दिया है। यूरोप का पूरा आर्थिक ढांचा स्थिर हो गया है और राजनीतिक एकता की जगह अब संदेह और अविश्वास ने ले ली है। कई देशों की जनता यह सोच रही है कि उनके नेता कहीं अमेरिका और बड़े वित्तीय समूहों के दबाव में आकर अपने ही लोगों की जिंदगी कठिन तो नहीं बना रहे। यूरोप के भीतर यह बहस तेज हो रही है कि क्या संघ वास्तव में लोकतांत्रिक है या कुछ ताकतवर देश और कंपनियां ही फैसले थोप रही हैं और छोटे देश मजबूरी में हां भरते जा रहे हैं। इस बीच रूस लगातार अपने फायदे का खेल खेल रहा है। वह जानता है कि यूरोप जितना बंटेगा उतना ही कमजोर होगा और वहीं उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। रूस इस स्थिति को एक अवसर मान रहा है और एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है, ताकि पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर हो और नई शक्ति व्यवस्था खड़ी हो सके। दूसरी ओर
ब्रिक्स देशों ने इसे एक संकेत की तरह लिया है और वे मिलकर अपनी वैकल्पिक आर्थिक संरचनाओं पर जोर देने लगे हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहे तो अपने लिए सुरक्षित रास्ता बनाना जरूरी है। इसलिए वे नई मुद्रा भुगतान प्रणाली और आपसी व्यापारिक समझौतों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह सब मिलकर एक नए विश्व संतुलन की नींव रख सकता है, जहां पश्चिम का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो और एशिया तथा दक्षिण के देशों की ताकत बढ़े। लेकिन असली दबाव तो यूरोप की जनता पर है, जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और नौकरियां खत्म हो रही हैं। अगर यह संकट और गहराया तो यूरोप के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध, प्रदर्शन और राजनीतिक बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि जनता जब ज्यादा दबाव में आती है तो वह सड़कों पर उतरती है और इतिहास गवाह है कि यूरोप में जब जनता उठती है तो बड़े बदलाव होते हैं। यही खतरा अब यूरोप के सामने है कि कहीं उसकी जनता अपनी ही सरकारों को कटघरे में खड़ा रास्ता ना कर दे। यह कहानी केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं। अगर यूरोप डगमगाता है तो इसका असर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंचेगा। वैश्विक बाजार अस्थिर होंगे, मुद्रा विनिमय दरें डगमगाएंगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज यूरोप की ओर टकटकी लगाए बैठी है। सबको इंतजार है कि यूरोप अगले कदम में क्या करता है। क्या वह रूस का पैसा वापस करेगा? क्या हंगरी अपने वीटों से पूरे संघ को हिला देगा? या फिर एस्टोनिया जैसे छोटे देश कठोर फैसलों की मांग कर स्थिति को और उलझा देंगे? हर संभावना अपने साथ खतरे लेकर खड़ी है। लेकिन जो भी हो, अंत में असली बोझ जनता को ही उठाना है। और असली सवाल भी जनता ही पूछेगी कि आखिर उनकी मेहनत और उनका भविष्य किसके लिए दांव पर लगाया जा रहा है। क्या यह जंग सच में न्याय की है, या फिर यह कुछ ताकतवर देशों और कंपनियों के हितों की लड़ाई है? यूरोप का यही संकट आने वाले समय में तय करेगा कि वैश्विक नेतृत्व किस दिशा में जाएगा और किसके हाथ में रहेगा। अगर यूरोप की यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो यह संघ अंदर से इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी नींव हिलने लगेगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यूरोपीय संघ अब तक दुनिया को यह विश्वास दिलाता आया था कि वह एकजुटता और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन जब सदस्य देश ही आपस में उलझने लगेंगे तो बाकी दुनिया का भरोसा भी डगमगा जाएगा। और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। यूरोप के बड़े नेता यह जानते हैं कि जनता अब सवाल पूछ रही है, और यह भी कि उनका हर फैसला अब वैश्विक नजरों में है। यही कारण है कि वे दोराहे पर खड़े हैं। एक ओर उन्हें अमेरिका और नाटो के दबाव को झेलना पड़ रहा है, और दूसरी ओर अपनी जनता की नाराजगी का डर है। अगर वे अमेरिका का साथ छोड़ते हैं तो पश्चिमी गठबंधन कमजोर हो जाएगा, और अगर जनता की आवाज अनसुनी करते हैं तो देश के भीतर राजनीतिक संकट पैदा होगा। रूस इस पूरी स्थिति को और भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यूरोप का बिखराव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वहीं चीन और भारत जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर खुद को नए भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन एशियाई देशों के साथ नई व्यापारिक नीतियां बना रहा है, और भारत ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोल रहा है, ताकि भविष्य में जब पश्चिमी व्यवस्था डगमगाए तो दुनिया के पास दूसरा विकल्प पहले से मौजूद हो। यह पूरा खेल दरअसल वैश्विक सत्ता संतुलन का है। आज जो फैसले यूरोप लेगा वही आने वाले दशकों में यह तय करेंगे कि दुनिया किस पर भरोसा करेगी। अगर यूरोप अपने भीतर की लड़ाई से नहीं निपटा तो उसकी जगह एशिया वाइशी और वैश्विक दक्षिण ले लेगा। और यही बात पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उनकी ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि वित्तीय और राजनीतिक साख से बनी है। और अगर वही साख खो गई तो बाकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यूरोप कब तक इस खिंचाव को झेलेगा और कब तक जनता चुपचाप सहन करेगी। क्योंकि अगर जनता ने बगावत शुरू कर दी तो न केवल सरकारें बदलेंगी
बल्कि पूरा यूरोप एक नए दौर में प्रवेश करेगा और उस दौर में उसकी ताकत और एकजुटता पहले जैसी नहीं रहेगी। यही वह मोड़ है जहां से या तो यूरोप अपने भीतर की दरारों को भर लेगा या फिर धीरे धीरे बिखर कर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा और दुनिया नई शक्ति व्यवस्था को जन्म देती देखेगी। यूरोप की इस उथल पुथल के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उस आम नागरिक का हो रहा है जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि दूर बैठे नेताओं के फैसले उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को इतना कठिन बना देंगे। लोग अपने घरों में बैठकर हिसाब लगाने लगे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई आखिर कहां जा रही है। बच्चे स्कूलों में पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुजुर्ग दवाइयों और इलाज के लिए पैसों की कमी से परेशान हैं और नौजवान नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। यह वह तस्वीर है जिसे बड़े नेता शायद देखना नहीं चाहते, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देने और कूटनीति की बाजी खेलने में व्यस्त हैं। लेकिन असली कीमत वही चुका रहा है जो सबसे कमजोर है। यह हालात केवल एक देश या दो देशों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप की परेशानी है और इसका असर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। यूरोप की कंपनियां पहले से ही अपने कारोबार को सुरक्षित बनाने के लिए एशियाई और मध्य पूर्वी बाजारों की ओर देख रही हैं, ताकि अगर कल यूरोप का ढांचा टूटे तो उनके पास दूसरा सहारा हो। इसी बीच रूस लगातार यूरोप की कमजोरियों को उजागर करता जा रहा है और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पश्चिम अब भरोसे के लायक नहीं बचा। दूसरी ओर अमेरिका अपने हितों के लिए यूरोप पर दबाव डालता जा रहा है, जबकि खुद उसकी जनता भी महंगाई और असंतोष से जूझ रही है। यह पूरा घटनाक्रम हमें यह समझाता है कि युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और भरोसे की बुनियाद पर भी लड़ा जाता है। और जब भरोसा टूटता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। यूरोप अगर सही रास्ता नहीं चुन पाया तो आने वाले वर्षों में यह सिर्फ कमजोर ही नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन जाएगा जिससे बाकी देश सबक लेकर अपनी नीतियां बदलेंगे। यही वजह है कि भारत, चीन और बाकी ब्रिक्स देश चुपचाप अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वे जानते हैं कि पश्चिम की पकड़ ढीली होते ही उनके लिए मौका बढ़ जाएगा और दुनिया एक नए आर्थिक और राजनीतिक युग में प्रवेश करेगी, जहां पुराने नियम और पुराने गठबंधन मायने नहीं रखेंगे। सवाल यही है कि यूरोप कब तक डगमगाता रहेगा और कब तक जनता की सहनशीलता उसकी ढाल बनी रहेगी, क्योंकि अगर जनता का सब्र टूटा तो यह संघ केवल कागजों पर रह जाएगा और इतिहास में एक और चेतावनी बनकर दर्ज जाएगी।